गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हम लोगों ने एक क्लास अभी तक ली थी प्रकाश का परावर्तन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। सेकेंड चैप्टर है, ये इंटर के लिए भी है और हाई स्कूल के लिए भी है। दोनों की दृष्टि से ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है। और अभी तक चैनल में कई लोग जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो उनके फ्रेंड हैं, उनको जल्दी जल्दी फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें ताकि वो इस चैनल के साथ जुड़ सकें। और जिन लोगों ने अभी VSRM द स्मार्ट अकेडमी एंड एजुकेशन हब में सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अपना जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जैसा परावर्तन हमने सिखाया था, ये हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये प्रकाश के सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो सेकंड टॉपिक है जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है। वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। तो परावर्तन टकरा कर वापस जाता था, प्रकाश का टकरा कर वापस जाना परावर्तन होता है। अब देखो अपवर्तन क्या होता है। देखो अगर अपवर्तन सीखना है तो हमें माध्यम सीखना पड़ेगा। जैसे बताया था प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन अगर ये माध्यम में चलता है तो अलग अलग माध्यम, ये माध्यम भी चल सकता है, बिना माध्यम भी चल सकता है, लेकिन माध्यम में चलेगा तो ये अलग अलग माध्यम में चलता है। वो माध्यम में अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, उसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसका, उसी के अकॉर्डिंग ही चलता है। ज्यादा होगा धीरे चलेगा। तो बात करते हैं माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। पहले मीडियम देखते हैं, पहले माध्यम हमें पता होना चाहिए। तो देखो बेटा माध्यम क्या होता है। मीडियम जो माध्यम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, विरल और सघन। ये रेयरर होता है और ये डेंसर होता है। जैसे देखो विरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे जानते हैं कि विरल का मतलब जैसे खेतों में होता नहीं है। अगर जो पेड़ है थोड़ा अगर दूर है तो कहते हैं ये विरल है, विरल मतलब विरल। और अगर पास पास उनको कहते हैं सघन। तो जब किसी माध्यम के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये पास पास होते हैं तो वो सघन माध्यम होता है, अगर दूर दूर होते हैं तो विरल माध्यम होता है। अगर माध्यम विरल है तो उसमें प्रकाश तेजी से चलता है, कम विचलित होता है। और माध्यम अगर सघन है तो ये क्या है, विचलित हो जाता है, अर्थात प्रकाश धीरे धीरे स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। जैसे तुम्हें को कह दिया जाए दो खेत गन्ने के खेत, एक में जो गन्ना है विरल, एक में सघन। अब दो बच्चों को दौड़ाया जाए, लगभग उनकी स्पीड इक्वल है, तो बताओ कौन पहले जाएगा। सेम खेत है तो जाहिर सी बात है जो विरल खेत है तो उसमें तेजी से निकल जाएगा, और सघन है तो उसमें इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ऐसे ही तो देखो विरल समझ गए, जिसमें ऐसा माध्यम जिसके मॉलिक्यूल से क्या है दूर दूर हों उसे विरल कहते हैं, रेयरर कहते हैं। और डेंस किसे कहते हैं, पास पास हों उसे क्या कहते हैं, सघन। तो आगे बात करते हैं देखो, और बात करते हैं विरल और सघन की जो परिभाषा होगी। विरल सघन हम पर्टिकुलर इसे नहीं कह सकते हैं। तुम जगह में बताओ पानी विरल है कि सघन, तो ऐसा नहीं बताया जा सकता है कि ये विरल है कि सघन। अगर इसके कंपेयर में कुछ होना चाहिए, जब तक कंपेयर नहीं होगा तब तक तुम बता नहीं पाओगे कि विरल एक सघन है। तो अगर हम कहते हैं कि वायु और पानी में, आप बताओ विरल कौन है सघन, आप बता दो कि कंपेयर हो रहा है, ये विरल हो गया ये सघन हो गया। ठीक है, तो विरल और सघन हम लोग कंपेयर में बताते हैं। जब तक कोई कंपेयर दूसरा होगा नहीं इसका तब तक तुम नहीं बता सकते हो कि ये विरल है कि सघन है। तो आगे बात करते हैं बेटा विरल और सघन। तो जानेंगे, मान लो हमारा प्रकाश रेयर है, डेंस, रेयर टू डेंस में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। मान लो दो माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जा रहा है, दूसरे माध्यम। ये हमने अभिलंब खींच लिया, कोई नॉर्मल खींच लिया, तो प्रकाश मान लेते हैं कहाँ से, रेयर से।
रेयर से आपतित हो रहा है। और ये दूसरे माध्यम, फर्स्ट हमारा मीडियम रेयर है, सेकंड मीडियम क्या है, डेंस है, डेंस में जा रहा है। तो तुम जानते हो डेंस में जाएगा तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, अर्थात ये हमारा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा। अथवा सेकंड सिचुएशन क्या होती है, अगर डेंस रेयर में जाए, मान लो ये नॉर्मल है और ये पहला मीडियम डेंस है और ये रेयर है, हमारा जो प्रकाश है ये डेंस से रेयर में जा रहा है, तो यह विलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। याद रखना, मतलब क्या है, जो ये प्रकाश आता है इसे आपतित किरण कहते हैं, जो ये प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो देखो क्या होता है बेटा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को भी क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हमारा हम लोगों ने अपवर्तन से किया। अब बेटा अपवर्तन के भी नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के होते थे, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो देखो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड क्या है, किसी विशेष आपतन कोण के लिए, ये हमारा आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और विलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, और इसे आई से शो करते हैं। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है वो, ठीक। वो परावर्तन में रिफ्लेक्टेड एंगल, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। आगे बात करते हैं तो कह सकते हो कि सेकंड नियम क्या कहता है, किसी विशेष रंग की किरण के लिए, क्योंकि जो प्रकाश होता है उसमें कई सारे रंग होते हैं, हर रंग की स्पीड अलग अलग होती है माध्यम में। तो अगर बात किया जाए किसी विशेष रंग के लिए, मतलब कोई हो, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी किरण अगर है, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण का मतलब आई, ज्या का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब ज्या मतलब साइन का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है। ये इसे स्नेल जी ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बाद में और भी आए तो इसमें बताया गया कि आखिर ये नियतांक क्या होता है, इसी नियतांक को कहा गया ये क्या है, अपवर्तनांक है, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है ना। तो आगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना इसको, अपवर्तनांक को। जो अपवर्तनांक होता है ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष में होता है। मैंने बताया कि अपवर्तनांक जैसे माध्यम होता है विरल सघन, ऐसा नहीं बता सकते हो कौन विरल है कौन सघन है। ऐसे ही अपवर्तनांक भी अगर जो निकाला गया है तो इनके दोनों सापेक्ष में, रिलेटिव में निकाला गया है। तो आगे बात करते हैं जो हमारा अपवर्तनांक होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मान लो ये पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है, एयर हो जाए या ग्लास हो जाए, ये दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, एयर हो जाए या ग्लास हो जाए। तो हमने इसे 1 2 से शो कर दिया। 1 मीन्स पहला माध्यम, 2 मीन्स दूसरा माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसके विषय में और भी बताया गया कि ये N2/N1 भी होता है। ये इंटर में, हाई स्कूल में तो नहीं बताया गया, ये इंटर में बताया गया कि N2 मीन्स दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 मीन्स पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इससे फार्मूला भी लगते हैं, मतलब ये फार्मूला काम करता है जिससे हमारे न्यूमेरिकल यूज होते हैं, न्यूमेरिकल लगते हैं। और इसे क्या कह सकते हो, V1/V2, मतलब क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और भी कह सकते हो λ1/λ2, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये हमारा नियतांक है, ये स्नेल जी ने बताया। आगे बात करें जैसे अगर निर्वात अगर है, निर्वात में प्रकाश की चाल को हमने बताया, एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को कहते हैं अपवर्तनांक। तो वही अगर निर्वात कह दिया जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, c, और दूसरे माध्यम में कुछ भी हो सकता है, ये लिख दिया गया। तो n बराबर c/v, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा फार्मूला। आगे बात करते हैं
अगर ये 1 2 को, जैसे ये 1 2 है, इसको AG लिख दिया जाए, तो जैसे ये V1 V2 था तो AG हो गया। ऐसे कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक बात और बताएं, प्रकाश की जो चाल जो प्रकाश होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वैसे होते हैं बहुत सारे रंग होते हैं उसमें, वायोग्योर है तो 7 रंग हमें दिखते हैं। तो जो 7 रंग हैं और हर रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे बात करते हैं हमारा बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग से ज्यादा होता है, तो बैगनी रंग का सबसे ज्यादा और लाल रंग का सबसे कम अपवर्तनांक होता है। आगे बात करते हैं बेटा प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता मीन्स होता है कन्वर्ट, मतलब डाइवर्ट कर दिया जाए। पहले विरल से सघन में जा रहा था प्रकाश, अब सघन से विरल अगर कर दिया जाए तो क्या सिचुएशन होगा, अपवर्तनांक उसका चेंज हो जाएगा। 1n2 है तो क्या हो जाएगा, पानी में 2n1 हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये यूज होता है। आगे चलते हैं, समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। देखो ये भी कुछ बहुत ही अच्छा ही खैर टॉपिक है। जैसे इसमें देखते हैं समांतर पारदर्शी माध्यमों में कई सारे माध्यम हो सकते हैं, 1 2 3 मान लो 3 माध्यम अलग अलग, ये वायु है, ग्लास है, मान लो ये वायु है, पानी है, ग्लास है, ऐसे प्रकाश जा रहा है। ये हमारा एयर है, ये ग्लास है, और ये मान लो क्या है, वाटर। मान लो ये वाटर और ये ग्लास एक दूसरे से सापेक्ष बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे अगर इनमें अगर अपवर्तनांक निकालना हो, अगर इसमें प्रकाश समांतर पारदर्शी माध्यम प्रकाश का अपवर्तन अगर हो इस तरीके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 1, क्लास में 2n3, और फिर क्या है लास्ट में 1 में जाना जरूरी होता है 3n1। इनका हमेशा गुणनफल क्या होगा, 1 होगा, याद रखना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती, ये तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो जितने भी हमारे कोई भी कई सारे माध्यम के थे, 4 कह गए तो सबका लेते जाओ, लेकिन पहले वाला लास्ट में जरूर लिखना पड़ेगा। उनका मल्टीप्लाई करके रख दो, भी उसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 आएगा। बस कोई भी खतरनाक फार्मूला और प्रूव हो जाता है। ऐसे एक इसी से एक ये प्रूव किया जाता है, ये ज्यादा यूज होता है, WNG। WNG इज इक्वल टू क्या होता है, AMG बटे AMW। WNG क्या है, W मीन्स वाटर, G मीन्स ग्लास मान लो। तो पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा, AMG बटे AMW। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखो जहां पर प्रकाश होता है, यहां से समझो जो पहले होता है, समझो यहां से किरण दूसरे में जा रही है, तो वायु से किरण ग्लास में जा रही है, ये WG। तो W का मतलब यहाँ से किरण यहाँ जा रही है, और जहां से इसका मतलब यहाँ पर तुम हो, हम लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं। इस वजह से ये फार्मूला ऐसा बनाया गया है, क्योंकि लगभग दोनों देश गुजर आते हैं। आगे बात क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की बात करते हैं। देखो बेटा क्रांतिक कोण क्या होता है, जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। देखो अपवर्तन तुम जानते ही हो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन तो पता ही है तुम्हें। मान लो हमारा ये डेंस है, ये रेयर है, ये नॉर्मल है। प्रकाश हमारा क्या है, कहाँ से, डेंस से रेयर में जा रहा है। तो क्या है, एक बात याद रखना, हमने तुम लोगों को पहले ही बताया, जब प्रकाश डेंस से रेयर में जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे होगा, दूर जाएगा। और रेयर से अगर डेंस में जाएगा तो क्या है, अविलंब की ओर झुक जाएगा। ये होता है। तो ये सिचुएशन, ये अपवर्तन की घटना है। ये पहला फिगर, जैसे और तुम्हें बना के फिगर बताएं, ये नॉर्मल है, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, ये जो ये आपतन कोण होता है I, ये होता है R, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, मतलब थोड़ा हमने और बढ़ा दिया। जब ये बढ़ा दिया तो एक सिचुएशन ऐसी है कि ये इधर चला जाए। यहाँ अगर थोड़ा बढ़ाओगे, आपतन कोण थोड़ा बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लो ये आपतन कोण है I, ये 1 मान लो, इसे 2 मान लो, मतलब जो 2 है 1 से ज्यादा है। तो ये क्या है, इसे R1 मान लो, ये R2, ये R2 क्या है, 90 अंश है। मतलब क्या है, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो, तो याद रखना ये आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे क्रिटिकल एंगल C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये समझ गए, है वही है अपवर्तन ही घटना, लेकिन ये इमेज अलग अलग बन रहा है, ये आपतन कोण पर डिपेंड करता है। ये भी आप
ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल, लेकिन ये सिचुएशन एक ऐसी है कि जिसमें अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए जिस आपतन कोण के लिए, वही आपतन कोण ही क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। तो आगे बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी में अगर क्रांति कोण से थोड़ा प्रकाश और बढ़ा दिया जाए, तो इसे देखो ये थोड़ा और बढ़ा दें, मतलब ये C था, C से हमने ये ज्यादा कर दिया, मतलब जो I3 है ये I2 से ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रकाश पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, डेंस से आ रहा है, डेंस में ही चला जाएगा। और इस घटना को TIR कहते हैं। क्या कहते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है लेकिन पूरा का पूरा प्रकाश क्या है, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब पूरा का पूरा प्रकाश क्या है, जहां से आया उधर चला गया। तो ये हमारा TIR हो गया। मतलब प्रकाश जिस माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रकाश पूरा का पूरा उसी माध्यम में वापस लौट जाए, मतलब सघन में वापस लौट जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्त, ये क्वेश्चन पूछा करता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन बनने की शर्त बताओ। तो पूर्णांतरिक परावर्तन बनने की दो शर्त होती है। नंबर एक, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, मतलब डेंस टू रेयर, दो माध्यम होना चाहिए, डेंस से जाना चाहिए। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। देखो ये क्रांति कोण था, ये 90 हो रहा था, इस क्रांति कोण ये जो C है इससे जब ज्यादा रखोगे तब ये प्रकाश वापस पूरा पूरा डेंस में ही चला जाएगा। तो मतलब क्या है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया, तो ये हो गया पूर्णांतरिक परावर्तन। आगे बेटा बात करते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध आता है, n बराबर 1/sin C, ये अभी हम लोग प्रूव करेंगे। आगे बात करते हैं कि जो क्रांति कोण है, लाल रंग के लिए क्रांति कोण ज्यादा होता है और बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। आगे बात करते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन, मतलब पूर्णांतरिक परावर्तन जो TIR है, दैनिक जीवन में क्या यूज होता है, जैसे हीरे का चमकना, क्वेश्चन आएगा हीरे का चमकना क्या है, इसका उदाहरण है, तो क्या बताओगे तुम, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि उसमें प्रकाश क्या होता रहता है, रिफ्लेक्टेड, पूरा पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट, क्योंकि उसका जो क्रांति कोण होता है हीरे का लगभग 24 अंश होता है। 24 अंश से कम वाले प्रकाश जो होते हैं वो हमारे क्या है, बने रहेंगे, बाकी प्रकाश क्या है, बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार हीरे में प्रकाश कांति में बना रहता है, इसी वजह से हीरा चमकदार दिखाई देता है। जल में परख नली का चमकीला दिखना, ये भी किसका उदाहरण है, TIR का है। ये जरूर लिखोगे, कहते हैं जल में परख नली का चमकीला दिखना, ये बताओ क्या है, तो बताओगे ये परख नली, जल में परख नली का जल में चमकीला दिखना पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि वहां दो माध्यम बन जाते हैं, खाली परख नली होनी चाहिए, जल से अगर परख नली में जल भर दोगे तो नहीं दिखेगा। मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा जल है, इसमें जो परख नली डुबोई गई है वो खाली होनी चाहिए, तभी एक रेयर, डेंस टू रेयर वाला सिचुएशन आ जाता है, तो क्या है, तो चमकदार दिखता है। आगे कालिक पुते गोले का जल में चमकना, कालिक पुते गोले का जल में चमकना, ये भी हमारा किसका है, TIR का एग्जांपल है। रेगिस्तान के मरीज का, ठंडे प्रदेशों के मरीज का, प्रकाशीय तंतु और फाइबर ऑप्टिकल, ये सब किसके उदाहरण हैं, दैनिक जीवन में किसके, TIR के, सब TIR के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं रेगिस्तान के मरीचिका, मरीचिका का अर्थ होता है भ्रम, मरीचिका कुछ भी होगी, मरीचिका का अर्थ क्या होता है, भ्रम पैदा करना, इल्यूजन। मतलब क्या होता है, देखो रेगिस्तान का मतलब गर्म, कभी कभी कहते हैं गर्म प्रदेश की मरीचिका, गर्म प्रदेश का अर्थ होता है रेगिस्तान, मतलब वहां पर क्या होता है, जैसे मान लो तुम रेगिस्तान में हो तो गर्म प्रदेश होगा, जैसे ये मान लो पेड़ है, वो देखो क्या सिचुएशन होती है, गर्म प्रदेश है तो इसका वातावरण, ये मान लो पृथ्वी है, ये अर्थ है हमारी, अर्थ में ये पेड़ है, तो ये इसका वातावरण क्या होगा, गर्म होगा, और इसी के ऊपर जितना वातावरण होगा इसके सापेक्ष थोड़ा ठंडा होगा, इसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं, ठंडा होगा। ये गर्म है तो कण दूर दूर होंगे, तो ये हो गया रेयर, और ये क्या हो जाएगा, डेंस, ऊपर वाला इसके सापेक्ष में। तो क्या सिचुएशन आएगी, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई बाबूजी खड़े हैं, जैसे हम कहा करते हैं क्या, बबुआ,
तो देखो क्या है, ये खड़े हैं, अब ये देख रहे हैं, यहाँ देखो दो माध्यम हो गए, एक डेंस एक रेयर। जब ये आंखों से इसको देख रहे हैं और ये प्रकाश तो कंटिन्यू तो देख रहे होगे, जब ये यहाँ से इस पेड़ को देख रहे हैं तो प्रकाश दो माध्यमों से होकर गुजर रहा है, एक डेंस एक रेयर, क्योंकि एक सन से प्रकाश तो आ ही रहा है ना, पहले यहाँ से आएगा और रिफ्लेक्ट होता रहेगा कंटिन्यू, और एक बार वही इमेज कहाँ पर, जब रिफ्लेक्ट होता रहेगा, क्योंकि प्रकाश क्या होता रहेगा, परावर्तित होता रहेगा, अभिलंब से दूर हटता जाएगा, तो एक इमेज इसकी कहाँ नजर आ जाएगी, नीचे नजर आ जाएगी। तो ऐसा लगेगा दूर से कि वो पेड़ नीचे भी है, एक पेड़ नीचे भी है। तो याद रखना, ये क्या तुम्हें नजर आया, ये रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं, ये भ्रम है, रियल में ऐसा होता कुछ नहीं है। ऐसे ठंडे प्रदेशों में मरीचिका होती है बेटा, ठंडे प्रदेश में उसे लूमिंग कहते हैं, उसे मिरेस कहते हैं, और ठंडे प्रदेश में जो मरीचिका होती है उसे लूमिंग कहते हैं। ठंडे प्रदेश का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा नदी है कोई, यहाँ पर बाबूजी खड़े हैं, अब यहाँ पर कोई नाव है, मान लो ये तालाब है हमारा पॉन्ड, और ठंडे प्रदेश में क्या होता है, ये जिसे अर्थ में ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का वातावरण ठंडा होगा ना, यहाँ का वातावरण ठंडा होगा, इसके सापेक्ष में जो ऊपर का वातावरण गर्म होता चला जाएगा। तो मतलब ये रेयर ये डेंस, ऊपर जैसे जाते जाओ तो डेंस होता जाएगा। तो यहाँ अगर हम नाव को ऐसे देखते हैं तो प्रकाश में क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है कंटिन्यू, क्योंकि दो माध्यमों से होकर गुजरता है। तो एक ऐसा लगता है कि एक नाव कहाँ तैर रही है, ऊपर तैर रही है, सेम ऐसे ही नाव, जबकि होता ऐसा नहीं है। तो ये हो गया क्या, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका लूमिंग। आगे बात करते हैं बेटा, हमारे जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसके जो उदाहरण है, वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखना, मतलब जैसे गहरे जो तालाब होते हैं वो कम नजर आते हैं, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का है, क्योंकि उसमें प्रकाश अपवर्तित होता रहता है। जल में पड़ी क्षण का क्या, तिरछा दिखना, कोई क्षण है जल में पड़ी है तो कैसा नजर आता है, तिरछा नजर आता है। जैसे हम लोग नहा रहे होते हैं, हाथ डालते ऐसा लगता है तिरछा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसका TIR भी उदाहरण भी होता है, ये रेलवे में आया था, उसमें पूछा गया था जल में पड़ी छड़ का तिरछा दिखना, अपवर्तन एग्जाम्पल में नहीं था, TIR था, तो कौन सा टिक होगा, TIR टिक होगा। आगे बेटा बात करते हैं हम, बस एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा बचा हुआ है क्या, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। इसमें क्या होता है बेटा, तुम लोग तो जानते ही हो कि क्रांतिक कोण क्या है, डेंस से रेयर में जाना चाहिए। मान लो कोई किरण है या विलंब है, हमारी किरण, ये हमारा आपतन कोण है I, और इसी को C कह दिया जाता है। कब, जब ये क्या है, प्रकाश अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, प्रकाश डेंस टू कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, स्नेल के नियम के अनुसार, तुम लोग जानते हो, स्नेल के नियम के अनुसार क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता था, sin I बटे sin R होता है, ठीक है। पहला माध्यम मान लिया गया किसको, डेंस को, डेंस माने क्या, G मान लो, ये माध्यम मान लो एयर, ठीक है, एयर। तो GNA बराबर क्या होता है, sin I बटे sin R। तो GNA बराबर बेटा क्या आ जाएगा, sin I का मतलब क्या है, sin C है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, और sin R का मतलब क्या है, 90 अंश। एक उत्क्रमणिका का सिद्धांत बताया था कि ANG जैसे लिखा है, ANG बराबर क्या होता है, 1/GNA। तो GNA है तो क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा। इसके उल्टा में हम लोग नहीं लिख सकते क्या, GNA जगह क्या लिख सकते हैं, ANG, और साइन C से रहेगा, और बटे साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो इसको इधर उधर कर सकते हो, ANG इक्वल क्या हो जाएगा, 1/sin C। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, तो इस तरीके पूरी थ्योरी हमारी हो गई। रही बात न्यूमेरिकल, और देखो न्यूमेरिकल की बात रही, तो न्यूमेरिकल भी इसमें तुम्हारे लगवा दिए जाएंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी। और जो इसके टॉपिक है
अपना पॉज करके रोक रोक करके वीडियो पूरा अपने नोट्स बनाते रहो अच्छे से, क्योंकि बढ़िया छुट्टियां तो चली रही हैं तुम्हारा लॉकडाउन में अच्छे से घर में रहकर अच्छा पढ़ते रहो, खेलो, अच्छे से तैयार करो, क्योंकि हमारे पास आगे टाइम भी नहीं रहेगा। इस वजह से छुट्टियों का थोड़ा फायदा भी उठाते जाओ, एंजॉय भी करो अच्छे से। सब कोई दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। तो इस तरीके ये पूरा तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो गया है। और जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में इसके जो अगर तुम टेलीग्राम बनाए होगे तो आप या सरम द स्मार्ट अकेडमी जो सर्च करोगे और लिंक या तो नीचे इसमें दे देंगे तो उसमें डायरेक्ट चले जाओगे उसी में। तो इस तरीके वहाँ पर सब मिलते रहेंगे, और कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, जय हिंद।